हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए इडोटेरिया वॉल्यूम सेकेंड से प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड आप देख रहे हो। इससे पहले आपको इडोटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट करवा दिया गया है। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्लास का PDF चाहिए होगा टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। साथ ही साथ आप अगर चाहे तो ABC एकेडमी लिख कर टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, आपके सामने इस चैनल का जो ग्रुप है वो आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास का PDF लेकर अच्छे से पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम का डेट आपको पता है कि दिया जा चुका है। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में 49 क्वेश्चन जो कि जवाब गलत बताया गया था, आप लोगों ने कमेंट करके उसे दिखाया। देखिए, ध्यान रखिएगा कि भारत में हर साल 29 जून को ना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ना, भारत के जो महान वैज्ञानिक थे और सांख्यिकीविद रहे थे PC महालनोबिस, इन्हीं के द्वारा जो सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में अच्छा खासा जो काम किया गया था, उसी के मतलब कहिए खुशी में उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है तो सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में PC महालनोबिस ने जो योगदान दिए थे उसके प्रति यंग एज के जो बच्चे हैं यानी कि युवा हैं उनके बीच जागरूकता मतलब पैदा करना और उनको मतलब कहिए कि प्रोग्रेस यानी कि ऐसे कहिए कि प्रगति करने के लिए इस डेट को मनाया जाता है। डेट ध्यान रखना है आपको कि 29 जून आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी के भी नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तेल नदी आप किसे कहते हैं तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइजर नदी को आप तेल नदी के भी नाम से जानते हैं। देखिए, यह कहाँ पर है तो गिनी की जो खाड़ी है यहीं से गुजरती है। नाइजर अफ्रीका की, पूछेगा कितने नंबर का तो अफ्रीका का यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लंबी मतलब नदी है। ठीक है, और यह जो है ना देखिए एक बात और यहाँ पे समझना, जैसे कि लिम्पोपो नदी दिया हुआ है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर को ये 2 बार क्या करती है, क्रॉस करती है। और जो आपका जायरे नदी है ऑप्शन नंबर A, जायरे नदी ना विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है, मतलब 2 बार इससे गुजरती है। ध्यान रखिएगा, इन चारों पॉइंट को आपको ध्यान रख लेना है। नंबर सेकेंड, एक निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है बताइए तो ऑप्शन नंबर आपका D सही जवाब हो जाएगा। एटलस जो है ना ये ब्लॉक पर्वत नहीं है। एटलस पर्वत पश्चिमी अफ्रीका में ना 2500 किलोमीटर लंबा कहिए कि एक पर्वत श्रृंखला है और यह जो है ना मोरक्को, अल्जारिया, ट्यूनीशिया इन सारे जगहों पर फैला हुआ है। इसका डिस्टेंस अगर पूछेगा तो ये 2500 किलोमीटर आपको बताना होता है यहाँ पे। नंबर थर्ड में बताइए निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है, यानी कि जो गलत जवाब है आपको ये बताना है। तो देखिए, दस्त ए कबीर ईरान में, कालाहारी बोत्सवाना में, निपुयन मरुस्थल सूडान में है। बट यहाँ पे जो आपका किजिल कुम दिया हुआ है ना सऊदी अरब में, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। किजिल कुम मध्य एशिया में है। ठीक है, एशिया का ये एक रेगिस्तान है, ध्यान रखिएगा। यह ना आमू दरिया और जो 2 नाम ध्यान रखिएगा, आमू दरिया और सिर दरिया, इसी के बीच का जो दोआब वाला एरिया है यहीं पर है। सऊदी अरब में ध्यान रखेंगे कि एक नाफूद करके है, नाफूद अहमद और जैसे आपका रब अल खाली ये सारे मरुस्थल हैं जो कि काफ़ी फेमस है। अगर सऊदी अरब का कोई पूछेगा तो आपसे पूछा जा सकता है नाफूद अहमद कहाँ पे है या फिर रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है। ठीक है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे D टिक करना, ये आपका गलत है। नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है बताइए तो ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। काकेकस जो पर्वत है रूस में है। ठीक है, काकेकस पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है। अगर पूछेगा यह किसके बीच में है तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है। यह जो है एशिया है, एशिया और जो यूरोप है इसकी सीमा पर ही कहिए मतलब कि है। नंबर 5 है निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे C टिक करेंगे। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगा हुआ है 4096 किलोमीटर जो कि है। नंबर 6 है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है इन सब में से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका सही जवाब है। देखिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। यह जो है ना 1983 का डेट आप ध्यान रखिएगा। 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया था। जैसा कि आप नामदफा को देख रहे हो ऑप्शन C, नामदफा याद करिए कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है।
जिम कार्बेट अगर पूछता है कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ पर है तो असम में है। यह सारे बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहीं से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। निम्न में से कौन द्रवियन महाकल्प की चट्टानें नहीं है? कैम्ब्रियन है, सिल्यूरियन है और आपका ऑर्डोविशियन भी है। धारवाड़ आपका हो जाएगा द्रवियन महाकल्प की चट्टानियाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा इन चारों में से कितना से कम होती है? ऑप्शन ए 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 9 में बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं। इसके बाद आता है आपका सेकेंड पे मुजफ्फरपुर, थर्ड पे आता है मधुबनी, नंबर 4 पे आता है समस्तीपुर। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी के बारे में पूछा है कि एससी कहाँ पर है तो ऑप्शन सी पंजाब आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में के राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पूछेगा, प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है तो पंजाब है। पंजाब में कितना तो 31.9% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बताइए कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 3। चलिए बताइए कि यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डैन्यूब आपका सही जवाब। डैन्यूब यूरोप की प्रमुख नदियों में से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 की कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। देखिए यहाँ से सवाल आपका आने का चांस रहता है। काफ़ी सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसका कि नाम भी बदला गया है। करेंट का एक क्वेश्चन एयरपोर्ट से आपका रहेगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा कहाँ पर तो अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर तो कोयम्बटूर में ही है। चेन्नई वाला चेन्नई में है, ठीक है। जैसे आपका बीजू पटनायक काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ पर है तो भुवनेश्वर बताएंगे। कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर आपको बताना ही है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। 1984 में अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय है ढाका में। भारत में पहले जूट मिल की जो स्थापना है ना 1855 में करी गई थी। कब? 1855 में किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता के पास जो हुगली है, हुगली नदी के ही पास में हुआ था, ठीक है। चलिए नंबर 15 है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी कोल्डिहवा से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो कोल्डिहवा से मिला है। कोल्डिहवा इलाहाबाद के दक्षिण वाला एरिया में बेलन नदी के मतलब तट पर ही है। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन नगर है? नंबर 16 का राइट आंसर देखिए हड़प्पा कालीन पूछा है ना तो मोहनजोदड़ो तो है, गनेरीवाल भी है और धौलावीरा भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप डी टिक कर देंगे। हड़प्पा कालीन नगर ये सारे हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए निजामुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ना एक वीर एक उदार हृदय वाला सुल्तान के रूप में दिखाया है। कहा गया था कि वे लाखों में दान करते थे, ठीक है, इसीलिए उसे लाख बख्श नाम दिया गया था। आपको अगर ध्यान हो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम जो आपका इस्लाम जो है और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इन सारे मस्जिद का निर्माण उसने ही करवाया था। आपको ध्यान हो कुतुब मीनार का जो मतलब स्टार्टिंग हुआ था वो किसने करवाया था? कुतुब मीनार का काम भी प्रारंभ किया था बट कंप्लीट किसने किया था तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। कंप्लीट का श्रेय जाएगा तो इल्तुतमिश को। चलिए बताइए कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? देखिए आप लोगों के लिए घटना चक्र का इतिहास टॉपिक से कांग्रेस चैप्टर को बताया गया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।
काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है, हर एक कुछ बता दिया गया है। और ध्यान रखेंगे कांग्रेस से एक सवाल आएगा आपके एग्जाम में, कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में पूछा है ना, आप यहाँ पे बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 434 लोग शामिल हुए थे। ध्यान देंगे कि इस अधिवेशन में 434 जो लोग हुए थे शामिल, ये तो ठीक है। इसके अलावा स्थापना 72 प्रतिनिधि की प्रेजेंटेशन के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, यानी कि अभी का जो आपका मुंबई है, यहाँ की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो महाविद्यालय था यहीं पर हुआ था। चटगांव शास्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्यसेन के द्वारा ये बना था। मास्टर मतलब इसे कहते हैं, मास्टरमाइंड जिसे आप कहते हो। आपको और ध्यान रखना है, सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की भी स्थापना करी थी। बताइए कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? अब देखिए नंबर 20 में लंदन में पूछा है, ऑप्शन आप ए टिक करेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा फरवरी 1905 में, ठीक है, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी। इन्हीं के द्वारा आपको ध्यान होगा इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नंबर 22 पे चलते हैं और बताइए कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या पूछा है? इंडियन ओपिनियन ना, तो आप यहाँ पे गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी तीनों में होता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। देखिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी, ठीक है। गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी इन सारे भाषाओं में ये प्रकाशित होता था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती को, ठीक है। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी रहे थे। 1936 में जो आपका लखनऊ में भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना हुआ था, जिसका कि नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? नंबर 24 का बताइए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो समावेशी समृद्धि के लिए ना अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास होना जरूरी है, कृषि का पुनरुद्धार जरूरी है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक जो उपलब्धता है यह भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो इसीलिए ऑप्शन डी टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा भी है, प्राथमिक घाटा भी है, बट चालू खाते का जो घाटा है ये राजकोषीय संकेतक नहीं होता है। 26 का ऑप्शन नंबर आप डी टिक कर देंगे। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी घरेलू उपभोग के आधार पर किया जाता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? आपको पता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करना होता है। 18 प्लस 20 इक्वल टू आ जाएगा 38, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अब बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, बताइए। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि सभी यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए यह केंद्र सरकार का बैंकर है, आप जानते हो। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू भी करता है, केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन भी करता है। तो यहाँ पे सभी तो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनार का यूज आप करते हो। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे है जो सही मैच किया हुआ नहीं है? सिरका में एसिटिक अम्ल सही है, इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरा में आप याद करिए तो फॉर्मिक अम्ल सही है।
और जो टमाटर है ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये गलत है, ठीक है। देखिए फॉर्मिक अम्ल ना एक कार्बनिक यौगिक होता है, यह ना लाल चींटी है, शहद मतलब कि जो मक्खी होता है, बिच्छू है, इन सब के डंक में पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। और अगर सिट्रिक एसिड पूछेगा, सिट्रिक अम्ल, तो ये एक कार्बनिक अम्ल होता है, जैसे कि आपका नींबू है, संतरा है, या फिर खट्टा फल वगैरह होता है ना, इसमें कहिए कि साइट्रिक अम्ल हो मिलता है, रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी आप जानते हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? नहीं होता है। राइट आंसर होगा। बताइए कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। कौन सा? पॉलीकॉट। नाम से ही आप देखिए समझ पा रहे हैं, पॉलीकट। बताइए कि निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलपीजी का होता है। सर्वाधिक ईंधनों में पूछ रहे निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान ना, तो एलपीजी का होता है, ध्यान रख लेंगे। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, बताइए इन सब में से परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रोटॉन, देखिए परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब रहता है। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन विद्युत उदासी कण होता है। बताइए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सही जवाब हो जाएगा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, हीलियम का मिश्रण होना होता है। बताइए बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएमाइड आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 41, एक मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए, यकृत सही जवाब। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। ऑप्शन ए, प्रोटीन आपका सही जवाब होगा। अमीनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन होता है। प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम यूज है ना, यह आपका बर्जिलियस के द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, इलियम में होता है। देखिए छोटी आंत को आप क्षुद्र आंत के भी नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 7.5 मीटर और फीट में पूछेगा तो लगभग 22 फीट होता है। इलियम इसका एक पार्ट है जहाँ पर कि भोजन का ना पूरा पाचन होता है, ठीक है। पूरे पाचन के बाद अवशोषण इसकी मतलब दीवार वगैरह पे कहिए कि मतलब दीवार वगैरह के द्वारा होता है, दीवार पर होता है। भोजन का सर्वाधिक तो हो गया। चलिए बताइए प्राश्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए आप प्राश्रव ध्वनि का, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में, ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा, सभी में यूज किया जाता है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का जो तरंग होता है वही प्राश्रव तरंग कहलाता है। मनुष्य का जो कान है इसको सुनने में सक्षम नहीं होता है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली, चमगादड़, ये सारे जो जीव है ना, ये सब सुन सकते हैं प्राश्रव तरंग को। मस्तिष्क का जो कौन सा भाग है वो सोचता है? ऑप्शन ए, अग्र मस्तिष्क सोचने का काम करता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। लार जो है ना स्टार्च के पाचन में मदद करती है। बताइए कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन में जस्ता धातु रहती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका कि निर्माण अग्नाशय में होता है। आप जानते हो कि हमारा जो अग्नाशय है ये कार्बोहाइड्रेट्स को ना रक्त शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है। परख नली शिशु के मामले में बताइए क्या होता है? ऑप्शन सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। देखिए जो माताएं किसी भी रीजन की वजह से जो नॉर्मली मतलब जो कहिए कि बेबी को जन्म नहीं दे सकते हैं ना, उनके अंडाणु में ना कृत्रिम निषेचन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि जो बच्चे का जन्म होता है उसे आप परख नली शिशु के नाम से भी जानते हो। चलिए बताइए कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या इससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, रक्त।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नंबर 51 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? देखिए, कचरे से उत्पादित ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा भी आपका हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा भी है। तापीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? देखिए, महाधिवक्ता का पद राज्यपाल, सही है। राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है, यह भी आपका सही हो जाएगा। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकते हैं, जी नहीं, गलत हो जाएगा, ये बस राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकते हैं, यह भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या है? असत्य है, गलत है। नंबर 53 में बताना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? किसके बारे में पूछा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने रहा, नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे लाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही जवाब, संसद के द्वारा उनके ऊपर जो होता है ना महाभियोग प्रक्रिया चलाकर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान किया गया है? 55 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन ए 371 ए के तहत किया गया है, ए बी सभी इंपॉर्टेंट। देखिए, 371 का जो आपका बी है, इसके तहत आपको असम ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका जो 71 का जो 371 का जो सी है, इसके तहत आप मणिपुर को ध्यान रख लीजिएगा। 371 डी के तहत जो है AP यानी कि आंध्र प्रदेश को विशेष प्रावधान वगैरह दिया गया है। इसमें बताना है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइए तो क्या होगा राइट आंसर? मन में सोच लीजिए फटाक से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 6 वर्षों का। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 2005 से सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद के द्वारा पारित करने के बाद ना 15 जून 2005 का डेट आप ध्यान रख लीजिएगा। जो राष्ट्रपति थे ना, जो आपके APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उनके द्वारा ही परमिशन दिया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो चुका है, ठीक है। 15 जून 2005 को मतलब परमिशन वगैरह दिया गया, स्वीकृति दी गई और 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो चुका है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के पास। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, बताइए तो। आप चाहें तो क्लास को रोककर आराम से सोच समझ के जवाब आप बता सकते हैं। देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ है ना, जानते हो आप, 2015 में हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। फिर इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल। अध्यक्ष कौन होते हैं यहाँ के? तो आपको पता है प्रधानमंत्री रहते हैं। नंबर तीसरा है कि 1 मिनट, क्या पूछा? पूर्वकालीन अध्यक्ष नहीं, पूर्वकालीन अध्यक्ष नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी ही आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। इसमें एक पूर्णकालीन जो अध्यक्ष दिया है ना, पूर्णकालीन, ये नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष होते हैं, इसके प्रधानमंत्री रहते हैं। निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 52वें संशोधन के तहत, जो कि आपका 1985 को हुआ था। इसी के तहत ना निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर रोक लगा दी गई थी। और देखिए, जैसे आपका समझिएगा कि जैसे आपका जो 91 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था ना, इसके द्वारा इसमें परिवर्तन भी किया गया है, ठीक है। इसे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिनियमित बनाया जाता है।
चलिए अब बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प का भी यूज करते हैं। नोटा का आप कब यूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन जोड़ा गया है ना, तो आपको अगर ध्यान हो तो लोकसभा और विधानसभा में, राज्यसभा विधान परिषद में नहीं है। लोकसभा के चुनाव में आप नन ऑफ दिस यानी कि नोटा होता है, और विधानसभा में भी आप नोटा का यूज कर सकते हैं यानी कि दबा सकते हैं, बटन आपको दबाना होता है। पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, ऑप्शन ए वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को ना अंतर्राष्ट्रीय बाजरा घोषित करने का मतलब घोषित किया है, बाजरा वर्ष। चलिए अब बता दीजिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किस डेट को। लास्ट वाले क्वेश्चन में जो गलत हुआ था, काफ़ी लोगों ने सब कुछ अच्छे से बताया था, तो 64 का राष्ट्रीय खेल दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 29 अगस्त 29 अगस्त जो आपके मतलब कहिए कि हॉकी के जादूगर रहे थे मेजर ध्यानचंद साहब, इन्हीं के मतलब कहिए कि जन्मदिन के रूप में 29 अगस्त को अब मनाया जाता है। हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब। दक्षिण कोरिया जो है ना, ध्यान रखिएगा, नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल हो चुका है। ठीक है, नाटो की स्थापना 1949 आपको जरूर ध्यान होगा किया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में बता देना होता है। नंबर 66 में बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका बिहार के जो लोग होंगे उनके बगल वाले के लिए झारखंड ने ऐसा किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल सरकार, संगठन या फिर व्यक्ति जो भी मतलब तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए कुछ अच्छा काम करता है ना, उनको सम्मानित करती है। तो WHO ने झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में चुना है, पुरस्कार 2022 दिया है। देश बंधु ऑप्शन बी चितरंजन दास सही जवाब हो जाएगा। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, काफ़ी बार सारे पॉइंट्स को आपको बताया भी जा चुका है। 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय पुरस्कार दिया जाता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है, ऑप्शन ए अरुंधति राय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है। किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा गीतांजलि श्री। देखिए हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास नाम है रेत समाधि। रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद क्या था, मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, ये पूछा जा रहा था, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो टॉम्ब ऑफ सैंड को 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद जो है ना आपका, ये डेजी करके है, डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जब इसको पुरस्कार मिला है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है कि रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद किसने, तो डेजी रॉकवेल नाम है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए अभी तक के इतिहास में ना हिंदी का यह पहला ऐसा उपन्यास है जिसको कि यह सम्मान यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका बुकर प्राइज़ है मिल चुका है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के व्यू से ये हो जाता है, इसीलिए इसे आप अच्छे से याद कर ही लेंगे। यहाँ से सवाल हो सकता है कि आपके लिए बनकर आ जाए, तो उस वक्त आपको फिर लगेगा शायद आपको ये पता होते हुए भी पता ना हो। चलिए, आज के क्लास में आपने टोटल 70 क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसके लिए आपको PDF मतलब जिसका जो क्वेश्चन वगैरह है उसे आपको देखना है। आपको PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया गया है, पहला दूसरा सेट का, आप उसे देख लीजिए। इसका भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, उससे आप कवर कर लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग को आपको देखना है। टोटल 150 क्वेश्चन में से कोशिश करिए 100 पार अभी कम से कम आपका मार्क्स आ जाए। ठीक है, आज आपके लिए एक सवाल छोड़ा जा रहा है, बताइए तो कि चलिए सवाल है आपसे कि बोडो भाषा है ना, बोडो भाषा मतलब मेनली किस मतलब राज्य में बोला जाता है बोडो। ठीक है, ऑप्शन रहा आपके सामने, देखिए असम, कर्नाटक, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश।
बोडो भाषा इन चारों में से किस राज्य में बोली जाती है? जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।